ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को तीन बच्चे पार्ट 13 का सेकंड पार्ट पढ़ा रही हूँ। पेज नंबर है 58। स्टार्टिंग से। हम लोगों की हंसी अब दबाए न दबी। अम्मा के लड़ने की बात सुनते ही फूट पड़ी। वे सभी शर्माकार चुप हो गए। उनकी दृष्टि से ऐसा जान पड़ता था कि वे किसी अज्ञात भूल से दुखी हो गए हैं। मैंने हंसी रोककर आश्वासन के स्वर में कहा, बहुत अच्छा गाया। मेरी बात सुनते ही वे फिर बैठकर लगे जमीन से माथा टेकने। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, पका हुआ खाना या कच्चा? तो ये कविता की जो पंक्तियाँ जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको पीछे, कमर कस ले रे बिचौली, तेरे संग चलूंगी तेरे संग चलूंगी रे तेरे संग चलूंगी। कमर कस ले, मेरे साथ चलेगी तो मेरी अम्मा लड़ेगी। तो इसमें अम्मा शब्द आया, तो अम्मा का शब्द गाना में जो आया उसको देखकर सब उनको, लेखिका और उनके बच्चों को जोर से हंसी आने लगी थी। अम्मा के लड़ने की बात सुनते ही उनकी हंसी नहीं रुकी और वो जोर जोर से हंसने लगी। बच्चे उनकी हंसी को देखकर वो शर्म से चुप हो गए। उनकी दृष्टि से, उनकी नज़र से ऐसा जान पड़ता था, दृष्टि यानी नज़र, उनकी आंखों से ऐसा जान पड़ता था कि कोई उनसे भूल हो गई और वो चुपचाप से गाना छोड़कर दुखी होकर चुप हो गए। मैंने हंसी रोककर, लेखिका कहती है कि मैंने अपनी हंसी रोकी और आश्वासन के स्वर में कहा, आश्वासन यानी विश्वास दिलाते हुए कहा कि तुमने नहीं नहीं बहुत अच्छा गाया था। मेरी बात सुनते ही वे फिर बैठकर लगे जमीन से माथा टेकने, और इतना सुना उतने में वो अपना सिर जमीन पर टेक कर प्रणाम करने लगे। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? और लेखिका ने उन बच्चों से पूछा, तुम्हें कच्चा चाहिए या पका हुआ खाना चाहिए? नेक्स्ट। बड़ी ने फिर जमीन से माथा टेक कर कहा, कुछ भी खाने को चाहिए बड़ी मालकिन, कल से कुछ खाया नहीं है। मैंने बच्चों से कहा कि इन्हें दो दो पूरियां लाकर दे दो, और अंदर चली गई। बच्चों ने उन्हें कितनी कितनी पूरियां दी यह तो मैं नहीं कह सकती, पर जब चौके में जाकर देखा तो न डिब्बे में एक भी पूरी थी न कटोरे में तरकारी। दूसरे दिन हम लोग सुबह की चाय पीकर उठने ही वाले थे कि वे बाल गवैये फिर आ पहुंची। हमें कोमल स्वर में सुनाई पड़ा, सावरिया हमें भूल गयो सखी सावरिया, बिंद्रावन की कुंज गलन में बाज रही है बांसुरिया, हमें भूल गयो सखी सावरिया। फिर यहाँ से अर्थ स्टार्ट करते हैं। बड़ी ने, मतलब जो बड़ी लड़की थी, उसने फिर से माथा टेका और प्रणाम किया। कुछ भी, उसने कहा, बड़ी मालकिन जो भी खाने के लिए है मुझे दे दीजिए, कल से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तो लेखिका ने अपने बच्चों से कहा, अंदर से लाके दो दो पूड़ियाँ इनको दे दो, और वो लेखिका अंदर चली गई। बच्चों ने उन्हें कितनी कितनी पूड़ियाँ दी यह उन्हें पता नहीं था लेखिका को। जब उस चौके में जाकर उन्होंने देखा तो ना तो एक भी पूड़ी थी और ना कटोरे में तरकारी यानी सब्जी थी। दूसरे दिन हम लोग सुबह की चाय पीकर उठने ही वाले थे। आगे लेखिका कहती है कि सुबह सुबह चाय पीने के लिए उठने ही वाले थे, फिर वो छोटे छोटे बच्चे तीनों आकर गवैये फिर आ पहुंचे और उनका कोमल स्वर गाते हुए सुनाई पड़ा उन्हें, सांवरिया हमें भूल गया। ये वाला जो पंक्ति अभी गई थी ये इन्होंने उन्होंने सुनाई गाना सोते में उठकर। नेक्स्ट। मैंने अपने बच्चों से कहा, कल तुमने उन्हें खूब पूरियां खिलाई थी, अब अब वे सब फिर आ गए, जैसे उनके लिए यहाँ रोज पूरियां धरी हैं। धरी तो है माँ, एक साथ ही बच्चों के मुंह से निकला। सबके हाथ एक साथ ही पूरी के डिब्बे की ओर बढ़े। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, रोज रोज उन्हें पूरियां खिलाओगे तो दरवाजा ही नहीं छोड़ेंगे। उन्हें चावल या आटा देकर जाने को कह दो। एक बच्चा बोला, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, न जाने उनकी माँ भी है या नहीं, वे भला कहाँ पकाएंगे। दूसरा ताने के स्वर में बोला, इससे तो अच्छा यही है कि उन्हें कुछ दिया न जाए। सबसे छोटा बोला, तुम माँ होकर भी ऐसी बात करती हो माँ, उन बेचारों को भी भूख लगी होगी, हमारे हिस्से की ही दे दो। अर्थ बता दी मैंने अपने बच्चों से कहा। तब लेखिका ने कहा, कल तुमने बहुत पूरियां खिलाई थी, उन बच्चों को मैंने दो दो पूड़ियां मतलब देने के लिए कहा था, तुमने उनको पता नहीं कितनी पूड़ियां दी।
अब वे फिर से आ गए, दोबारा फिर आ गए यहाँ पर। जैसे उनके लिए यहाँ रोज पूड़ियाँ धरी हैं नहीं रखी हैं, धरी तो हैं। तो उस बच्चे बोले रखी तो हैं, एक साथ तीनों के मुंह से निकला, तीनों बच्चों के मुंह से। सबके हाथ तो उस डब्बे की पूड़ियों के डब्बे की ओर बढ़े। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा ठहरो ठहरो। लेखिका ने अपने बच्चों को रोकते हुए कहा रुक जाओ, रोज रोज उन्हें पूड़ियाँ अगर खिलाओगे तो रोज दरवाजा ही नहीं छोड़ेंगे, रोज दरवाजे पे आकर खड़े हो जाएंगे। उन्हें चावल आटा देकर जाने को कह दो। एक बच्चा बोल उठा, बेचारे के छोटे छोटे बच्चे, बेचारे छोटे छोटे बच्चे, न जाने उनकी माँ कहाँ, माँ भी है या नहीं, वो कहाँ पर खाना पकाएंगे अगर कच्चा देंगे तो। दूसरा ताने के स्वर में बोला, इससे तो अच्छा है कि उन्हें कुछ दिया ही न जाए। सबसे छोटा बोला, तुम माँ होकर भी ऐसी बातें करती हो, उन बेचारों को भूख लगी होगी, हमारे हिस्से का खाना दे दो। लड़की सब में समझदार थी, उसकी दृष्टि यही चाह रही थी कि माँ का इशारा भर मिले तो पूरियों का डिब्बा ले जाकर उन बच्चों को खिला दे। मैंने उदासीनता से कहा पूरियां ही दे दो, पर शाम को फिर तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। माँ हम शाम को नाश्ता नहीं करेंगे, एक स्वर में एक साथ बच्चों ने कहा और हाथ में पूरियां लिए हुए दरवाजे पर और दौड़ पड़े। चौकी का काम निपटाकर मैं भी बाहर आई। मैंने देखा तीनों बड़े मजे से पूरियां खा रहे थे और मेरे बच्चे भी। तो ये नेक्स्ट पेज पे है, यहाँ तक का अर्थ मैं बता रही हूँ। पहले लड़की उसमें से सबसे समझदार थी, वो चाह रही थी कि कब माँ कहे, मैं इशारा करे तो मैं पुड़िया का डब्बा ले जाकर बच्चों को बाहर पुड़ियाँ खिलाऊं। मैंने उदासीनता से कहा, लेखिका कहती है यहाँ पर, मैंने गंभीरता से कहा पुड़िया उन्हें ही दे दो, शाम को फिर तुम्हारे लिए दोबारा नाश्ता बनाना पड़ेगा। माँ हम सबको नाश्ता नहीं करेंगे, हम नाश्ता नहीं करेंगे। तो माँ से कहने लगे तीनों बच्चे मिलकर, हम नहीं करेंगे, उन बच्चों को ही पुड़िया खिला दो। एक स्वर में एक साथ बच्चों ने कहा। हाथ में पुड़िया लिए हुए दरवाजे की ओर दौड़ पड़े और सभी पुड़िया हाथ में लिए हुए बाहर दौड़ पड़े। और लेखिका अपने चौकी का काम करके बाहर आ गई। उसने देखा कि बड़े मज़े से बच्चे सभी पूड़ियाँ खा रहे थे। नेक्स्ट पेज। और मेरे बच्चे भी बड़े उत्साह में उन्हें परोस रहे थे। जब वे खा पी कर उठे तो मैंने कहा देखो भाई, तुमने पूड़ियाँ तो खा ली, अब बिना गाना सुनाए न जाने पाओगे। उन्होंने कृतज्ञतापूर्वक माथा जमीन पर टेक कर गाना शुरू किया। तो और जब लेखिका ने कहा तुमने पूड़ियाँ तो खा ली हैं, लेकिन पूड़ियाँ खाकर तुम्हें गाना गाए बिना नहीं जाना है। उन्होंने उस उपकार को माना और जमीन पर माथा टेक कर गाना शुरू कर दिया। अब न रहूंगी काना तोरी नगरिया, हाट बाट मोरी गैल न छोड़े, पनघट पर मोरी फोरे गगरिया। अब न रहूंगी। गाना गा चुकने के बाद उन्होंने जमीन पर से माथा टेका और जैसे हमें आशीर्वाद देकर जाने के लिए उद्यत हों। पर मैंने उन्हें रोककर पूछा, क्या तुम तीनों भाई बहन हो? हाँ बड़ी मालकिन, बड़ी लड़की ने कहा। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम उसने ईठी, छोटी का नाम सीटी और भाई का प्रेमा बतलाया। ईठी सीठी प्रेमा, उनका नाम दोहराते हुए मैंने पूछा, क्या तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है? तुम कल भी अकेले आए थे और आज भी। छोटी लड़की बड़ी तत्परता से उठी, माँ भी और बाप भी है बड़ी मालकिन, हमारे सब कोई है। कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस तरह अकेले फिरने के लिए भेज देते हैं? तो इसका मैं अर्थ बताती हूँ। पहले गाना गा चुकने के बाद उन्होंने जमीन पर माथा टेका। जैसे उन्होंने गाना अपना गाया उसके बाद समाप्त होने के बाद फिर जमीन पर माथा टेका और उन्होंने सोचा कि आशीर्वाद देकर जाने के लिए तैयार थे। फिर लेखिका ने उन्हें रोककर पूछा, क्या तुम तीनों बहन भाई हो? तो बड़ी लड़की बोली, हाँ मालकिन, हम तीनों बहन भाई हैं। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने अपना नाम ईठी बताया, छोटी बहन का नाम सीटी और भाई का प्रेमा बताया। ईठी सीटी प्रेमा तीनों नाम को दोहराते हुए लेखिका ने बोला, क्या तुम्हारे कोई माँ बाप नहीं है? तुम कल भी अकेले यहाँ आए थे और आज भी अकेले आए हो। छोटी लड़की बड़ी तत्परता से बोली, माँ भी हैं बाप भी हैं,
तो वो छोटी लड़की बड़ी जल्दी से बोली, बड़े उतावलेपन से कि मेरे माँ भी हैं, बाप भी हैं, बड़ी मालकिन, हम सब कोई हैं। कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हें इस तरह अकेले फिरने भेज देते हैं? कहते हैं कहाँ तुम्हारे माँ बाप जो तुम इस तरह अकेले तीनों बच्चे आ जाते हो? बाप अमरावती में है और माँ अमरावती में। तुम्हारा बाप क्या करता है? मेरा बेटा, मेरा छोटा लड़का बीच में ही पूछ बैठा। जेल में है छोटे बाबू। बड़ी लड़की ने उत्तर दिया, जेल में है। मैंने कुछ अनास्था से पूछा, जेल क्यों हुई उसे? लड़की बोली, वह दारू पीता था और दारू पीकर वह चुप भी नहीं रहता था, दंगा करता था, माँ को मारता था, गाली बकता था, और इसीलिए तो। लड़की आंख उठाकर मेरी ओर देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा और सब लोग कहते हैं पुलिस वालों ने ठीक ही किया। और तुम्हारी माँ, वह अब कहाँ है? मैंने पूछा। लड़की बोली, माँ वह तो जेल में है और उसी के साथ हमारा सबसे छोटा भाई भी है। वह तो अपने भाई की ओर उंगली से उठाकर लड़की ने कहा, प्रेमा से भी छोटा है। वह रोता नहीं, इससे अच्छा है। बेचारे बच्चे, मेरे मुंह से निकल पड़ा, माँ बाप दोनों जेल में हैं और यह अनाथ सड़क पर भीख मांगते हैं। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या किया? लड़की बोली, हमारी माँ ने पुलिस वाले को मारा, जिसने हमारे बाप को पकड़ा था ना, उसी को। तो लेखिका पूछती है, बाप अमरावती में है और माँ कहाँ है? अमरावती में तुम्हारा बाप क्या करता? उन्होंने पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते? लेखिका ने पूछी। तो मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा लड़का, लेखिका का छोटा लड़का बीच में पूछ बैठता है और उस तो उत्तर मिलता है, जेल में वह छोटे बाबू। बड़ी लड़की ने उत्तर दिया, जेल में मेरे कुछ अनास्था। लेखिका ने कुछ अनास्था से, कुछ अविश्वास के साथ पूछा, जेल में क्यों क्यों हुई उसे? तो लड़की बोली, वह दारू पीता था, शराब पीता था, शराब पीकर चुप नहीं रहता था, दंगा और यानी लड़ाई झगड़े करता था, माँ को मारता था, गाली बकता था। तो लड़की आंख उठाकर मेरी ओर देखते हुए बोली, बड़ी मालकिन, पुलिस वालों ने उसे पकड़ा था और सब लोग कहते हैं कि ठीक ही किया पुलिस वालों ने पकड़ा तो। और तुम्हारी माँ अब कहाँ है? मैंने पूछा। उसने कहा, माँ भी जेल में है, क्योंकि उसी के साथ एक छोटा भाई भी है इस प्रेमा से। तो वह अपने भाई को उंगली उठाकर प्रेमा की ओर से बोलती है, ये तो रोता बहुत है, लेकिन वो इससे अच्छा है, वो रोता नहीं है। बेचारे बच्चे, मेरे मुंह से निकल पड़ा, माँ बाप दोनों जेल में, अनाथ सड़क पर भीख मांगते फिरते हैं। तो इनके वो सोच रही थी, इनके बच्चों के कोई माँ बाप नहीं है, तो इसलिए बेचारे अकेले मांग रहे हैं सड़क पर भीख। मैंने फिर लेखिका ने पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या किया? तो लड़की बोली, हमारी माँ ने पुलिस वाले को मारा था, इसलिए हमारे बाप को पकड़ा था, इसलिए उसको जेल हुई। नेक्स्ट पेज। वे हमारी माँ को भी पकड़ के ले गए। तो बाप को पकड़ के ले जा रहे थे, रोक रही थी, तो उसको भी उसने मारा, तो पकड़ के ले गए। बड़े बुरे होते हैं पुलिस वाले। हमारी माँ को भी ले गए। माँ के बिना हमको भी बुरा लगता है, पर यह प्रेमा तो रात दिन रोता ही रहता है। मैंने लड़के की ओर देखा, बेचारा छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5 बरस का, फटे चिथड़े में लिपटा हुआ, सिर में महीनों से तेल का नाम नहीं, रूखे बिखरे बाल, न जाने कब से नहाया नहीं था। शरीर पर एक मैल की तहसी जम गई थी, गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे, आंसुओं के साथ साथ उस स्थान की मैल जो धुल गई थी। मुझे उस बच्चे पर दया आई। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम लोग अपनी माँ से जेल में मिलने नहीं जाती? तो इसका अर्थ है, पहले वे हमारी माँ को पकड़ के ले गए। तो जैसे वो पिताजी बाप को मार रहे थे, तो माँ को उसको बचाने के चक्कर में तो पुलिस वाले को उसने मार दिया और उसको भी पकड़ के ले गए थे। तो वो लड़की कहती है कि बड़े बुरे होते पुलिस वाले, मुझे अपनी माँ की याद आती है और मेरा जो छोटा भाई है प्रेमा, रात दिन रोता रहता है, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है। मैंने लड़के की ओर देखा। तब लेखिका कहती है, मैंने छोटे उस प्रेमा की ओर देखा, बेचारा छोटा सा बच्चा 5 साल का होगा, फटे चिथड़े कपड़ों में, फटे पुराने, महीनों से सर में तेल नहीं, रूखे बाल, पता नहीं कब से नहाया नहीं था, और शरीर पर मैल की परत सी जम गई थी और गालों पर आंसुओं के निशान थे। तो आंसुओं की वजह से मैल जो जहाँ जहाँ आंसू गए वो उतना मैल धुल गया था।
तो उसके भी निशान बने हुए थे। तो लेखिका कहती है कि बच्चे पर बड़ी उसको लेखिका को बहुत दया आई। उसने लड़की से पूछा, तुम लोग अपनी माँ से जेल में मिलने नहीं जाती? तो लेखिका तो छोटी लड़की बोल उठी, जाती है ना मालकिन, बड़ी मालकिन। बड़ी ने कहा, 3 महीने में एक बार मुलाकात होती है। तो छोटी तो बोली, हाँ जाती हूँ मालकिन, लेकिन बड़ी वाली बोली कि 3 महीने में एक बार। एक बार मुलाकात करने गए थे, दूसरी बार 3 महीने के बाद हम लोग गए, तब मालूम हुआ कि माँ को यहाँ की जेल में भेज दिया गया है। तो हम लोग सब काली माँ के साथ यहाँ चले आए। काली माँ भीख मांगती है। तुम लोग रात को कहाँ रहती हो, सोती कहाँ हो, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने पूछा। बड़ी लड़की ने कहा, जेल के पास एक नाला है, हम लोग रात को वहीं पुल के नीचे माँ की बातें करते करते सो जाते हैं। कभी कभी काली माँ आ जाती है, पर वह रोज नहीं आती। तो लेखिका पूछती है उन बच्चों से, तुम लोग रात को कहाँ रहती हो, सोती कहाँ हो? तो तुम्हें डर नहीं लगता अकेले ऐसे रहती हो, माँ नहीं है, पिताजी नहीं है? तो बड़ी लड़की ने कहा, जेल के पास एक नाला है, वहीं रात के पुल के नीचे हम लोग माँ की बातें करते करते सो जाते हैं। कभी कभी काली माँ आ जाती है, और पर रोज नहीं आती है। तो यहाँ तक आप लोगों का सेकंड पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट डे अगला।